Assalamu alaikum students, this is Saqibullah from Forward Degree College। चूँकि इससे पहले हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 में हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था और बैक्टीरिया को डिटेल से हमने पढ़ा है, स्ट्रक्चर, उसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमने पढ़ा था। आज हम उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी जेनेटिक रिकम्बिनेशन से होती है। और जेनेटिक रिकम्बिनेशन क्या है? जब बेसिकली ये दो डीएनए डिफरेंट सोर्सेस से, डिफरेंट सेल्स से दो डीएनए आके कंबाइन हो जाते हैं एक ही सेल में, तो उसको क्या कहते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और इसी प्रोसेस को जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहते हैं। तो इसी के ज़रिए से बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डीएनए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी जिसे हम मतलब जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहते हैं, वो प्रिमिटिव टाइप है। और इसमें क्या होता है कि डीएनए डिफरेंट सेल्स से आके फ्यूज़ हो जाते हैं, डीएनए फ्यूज़ हो जाते हैं, सेल फ्यूज़ नहीं होते। दूसरी बात यह है कि जो डीएनए डोनर्स आती है, मतलब जो डीएनए बाहर से आती है और जिसके साथ फ्यूज़ होती है, तो बाहर से आने वाले को डोनर और जिसके साथ फ्यूज़ होती है उसको रिसिपिएंट डीएनए कहते हैं। तो रिसिपिएंट डीएनए में ये होमोलॉगस जीन्स के साथ सिमिलर अटैच होते हैं। अब रिसिपिएंट डीएनए के जो अपनी फ्रेगमेंट है वो क्या होती है? वो छोटी सी फ्रेगमेंट वो निकल जाती है और उसकी जगह से डोनर डीएनए आ जाती है और उस तरह एक रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। और इस सेल को रिकम्बिनेंट डीएनए या रिकम्बिनेंट सेल कहते हैं। अभी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक टाइप है, बाकी दो टाइप एक्सक्लूडेड है आपके कोर्स से, तो इसलिए हम एक ही पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि बेसिकली बाहर से जो डीएनए आती है वो सेल्स की जीनोटाइप को भी डिस्टर्ब करती है, चेंज करती है, और साथ साथ में उसके आने वाले जो प्रोसेस है और उसमें ऑफस्प्रिंग जो पैदा होते हैं तो वो उसकी क्या होती है? उसमें भी चेंजेस आती है। तो उसको फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली दोनों में चेंजेस आती है। इस तरह अगर आप इसको एग्जाम्पली देख ले या थ्रू स्ट्रक्चर देख ले, तो ये रिड जो नज़र आ रहा है ये एक्सटर्नल डीएनए है और ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। इस क्या होती है कि एक्सटर्नल डीएनए सेल के अंदर दाखिल होती है, जबकि इस दौरान क्या होती है? सेल के साथ इसकी इंटीग्रेशन होती है, मिक्सअप होती है, और जो बैक्टीरियल डीएनए का अपना एक फ्रेगमेंट है वो लॉस हो जाता है। तो अभी इसी दौरान जो ये डीएनए बनता है, रेड और ब्लू जो आपको नजर आ रहा है, ये इस वक्त रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाता है और इस सेल को रिकम्बिनेंट सेल कहते हैं। ये आर्टिफिशियली भी हो सकती है थ्रू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए से। और फर्दर ये सेल डिवाइड होके अभी ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या रिकम्बिनेंट डीएनए क्यों बनता है? क्योंकि वेरिएशन सेल्स में आ जाती है, ऑफस्प्रिंग की चेंजेस की वजह से ये होता है। अच्छा, रिकम्बिनेंट डीएनए को मालूम करने के लिए, जेनेटिक रिकम्बिनेशन को मालूम करने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम ग्रिफिथ था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। 1928 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट की, उसको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया। उन्होंने क्या किया कि एक बैक्टीरिया जिसके दो स्ट्रेन्स है, दो मुख्तलिफ टाइप्स है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के दो मुख्तलिफ टाइप्स थे, एक को एस टाइप कहते हैं, दूसरे को आर टाइप कहते हैं। एस टाइप क्या है? एस टाइप जो है डिजीज काज करती है, आर टाइप डिजीज काज नहीं करती। एस टाइप स्मूथ है और आर टाइप जो है वो रफ है। तो क्या होता है कि इन्होंने क्या किया कि माइस, क्योंकि हम पिक्चर में मसला आ रहा था, तो हमने क्या किया, एक सिंपल गोल दायरा बना के, ये आप समझ ले कि माइस है। इन्होंने माइस ले लिए, एक में आर टाइप सेल्स को इंजेक्ट किया, दूसरे में एस टाइप सेल को इंजेक्ट किया। अभी और दोनों लिविंग माइस थे। कुछ देर के बाद या कुछ वक्त के बाद जब उन्होंने देखा तो एक माइस जो आर टाइप वाला था वो लिविंग था, लेकिन एस टाइप वाला जो सेल्स था, जो माइस था, वो डेड हो चुका था। एस और आर टाइप दोनों बैक्टीरिया है। अभी इन्होंने फर्दर क्या किया कि एस टाइप की सेल्स को लेकर उन्होंने हीट किया, उसको डिट किए, और डिट करने के बाद उसको दोबारा से माइस में इंजेक्ट किया। जब उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया तो वो माइस जो है जिंदा रहा। तो फिर इसके जहन में ये आया कि क्यों ना दोनों को साथ में मिला के माइस में इंजेक्ट किया जाए। तो थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या किया कि सेम, देखिए रेड जो नजर आ रहा है एस टाइप सेल्स और ब्लू जो नजर आ रहा है आर टाइप सेल, बैक्टीरिया यानी पेनेमोनिया सेल्स की, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, उसके आर और एस टाइप को दोनों को एक साथ उन्होंने क्या किया, माइस में इंजेक्ट किया। लेकिन नतीजा क्या आया? नतीजा ये आया कि कुछ ही वक्त बाद क्या हुआ, सेल यानी माइस डेड हो गया था।
जब माइज्ड हो गया था तो इन्होंने उसको ऑटोप्सी की। ऑटोप्सी का मतलब है कि उसकी डाइसेक्शन की, और डाइसेक्शन के दौरान उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो एस टाइप सेल्स है वो जिंदा रहे, बाकी माइस मर गया था। तो फिर उन्होंने इससे ये कंक्लूजन ले लिया कि जो एस टाइप सेल्स थे, जिसको हम स्मूथ सेल या वरुलेंट सेल कहते हैं, उन्होंने जेनेटिक रिकम्बिनेशन के जरिए से आर टाइप सेल को, कुछ आर टाइप सेल को अपने साथ मिला लिया और क्या किया, उसको मतलब उसकी डेथ काज हो गई। ठीक है, बाद में जो है एवरी और उसके साथ कोवर्कर आए, उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया और उस डीएनए उसको उस सेल से डीएनए आइसोलेट किया और उन्होंने ये मतलब कंक्लूजन दे दिया कि ये जो प्रोसेस था ये सब के सब किस वजह से हुआ, डीएनए या जेनेटिक रिकम्बिनेशन की वजह से हुआ। अभी हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जो कि एक अलग टॉपिक है। इंपॉर्टेंस, अहमियत बैक्टीरिया की क्या है, तो रिसर्च टेक्नोलॉजी जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, उसमें इसकी बहुत रोल है। एक रोल तो ये है कि ईकोलाई बैक्टीरिया को जीन क्लोनिंग के लिए यूज़ कहते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज़ के लिए। दूसरा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस है जो कि ट्रांसजेनिक प्लांट में यूज होता है। उन्होंने एक एग्जांपल दिया है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में ये क्या है कि उसमें बीटा कैरोटीन की अमाउंट ज़्यादा है, तो उस ज़्यादा अमाउंट को मतलब उसकी मॉडिफिकेशन के लिए, उस ज़्यादा अमाउंट को बरकरार रखने के लिए उन्होंने क्या किया है, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कहा है कि बीटा कैरोटीन जो है वो कंट्रोल करता है। क्यों कंट्रोल करता है, क्योंकि बीटा कैरोटीन विटामिन ए की प्रिकर्सर है, तो सामान है उसके लिए, और वो प्रिकर्सर क्या करते हैं, ब्लाइंडनेस यानी कॉमन जो नॉर्मल विजन है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और इस तरह ये विटामिन, हार्मोन, एंटीबायोटिक और इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है उसमें भी हेल्प करते हैं। साथ साथ में क्या होता है कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन के जरिए या जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए से क्रॉप डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप भी पैदा करते हैं। डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप मतलब ये है कि वो डिजीज़ के साथ साथ वो खुद को बरकरार रख सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंस है वो न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग है। बैक्टीरिया क्या है कि डिकम्पोजर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, सिंपलर वन। इसी तरह ज़मीन को साफ रखती है और साथ साथ में जो आयन देते हैं, हार्मलेस आयन, ये सल्फेट और नाइट्रेट भी देते हैं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो इसकी है वो दो टाइप में उन्होंने डिवाइड किए कि म्यूचुअलिज्म और कमेंसरिज्म। म्यूचुअलिज्म में इंटीग्रेशन पैदा करती है जो दोनों एक दूसरे से फायदा है। कमेंसरिज्म में उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि हार्बिवोरस मैमल जो है उसके इंटेस्टाइन में क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो प्लांट को तो फ़ायदा हो गया, एनिमल को तो फ़ायदा हो गया, लेकिन कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ। ठीक है, तो सॉइल फर्टिलिटी में हेल्प करता है और साथ साथ इम्पोर्टेंस मतलब जो मुख्तलिफ साइकिल है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है और सल्फ़र साइकिल है, तो उसकी रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं। और बहुत सारे इसकी इम्पोर्टेंस है, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ चीज़, यूगर्ट, इस तरह एंटीबायोटिक, वाइनेगार जिसे हम सरका कहते हैं, और रेटिंग ऑफ फाइबर्स और सिलेज प्रिपरेशन में भी हेल्प करते हैं। लेकिन इसकी एक नुकसान ये भी है कि ये स्पॉइलेज ऑफ फूड करते हैं, मुख्तलिफ मतलब फ्रूट हो गए या कुक फूड हो गए, तो उसमें स्पॉइलेज आती है, उसको ख़राब करने में इसका किरदार है। तो ये तमाम के तमाम इसकी इम्पोर्टेंस है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।